Good morning all. Welcome to Learners Academy. ठीक है, चलिए तो वेक्टर अलजेब्रा की तीसरी एक्सरसाइज है ये डॉट प्रोडक्ट एक्सरसाइज जो आपने कल स्टार्ट करी एंड अप टू हियर वी हैव डन, मतलब हाफ द एक्सरसाइज वी हैव डन एंड हाफ द एक्सरसाइज इज रिमेनिंग दैट वी विल कंप्लीट टुडे. सो 10 से स्टार्ट करना है ना, नाइन्थ हो गया ना, नाइन्थ हो गया, 10 से स्टार्ट करना है. सो लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 10. डॉट प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेप्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड उससे इर्द के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वी नीड टू सॉल्व इन दिस एक्सरसाइज. इफ वेक्टर ए इज डिफाइंड एज दिस, स्मॉल लेटर ए में भी है, वेक्टर बी इज डिफाइंड एज दिस एंड सी इज डिफाइंड एज दिस. ठीक है, अब ये तीन वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि ए के साथ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जोड़ दूं, ए के साथ कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जोड़ दूं तो कुछ रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा. ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर सी से परपेंडिकुलर है. ऐसा कुछ है इनके बीच में रिलेशन कि इसके साथ कोई भी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जोड़ दूं तो वो इसके साथ परपेंडिकुलर है. तो आप बताओ कि वो लैम्डा क्या है, वो कितने टाइम्स जोड़ूं, 2 टाइम्स जोड़ूं, 3 टाइम्स जोड़ूं, 10 टाइम्स जोड़ूं, मतलब इसका कितना गुना करूं. भाई इसका लैम्डा टाइम्स मतलब इसका कुछ गुना है ना, इसके मैग्नीट्यूड का कितना गुना करूं या इस वेक्टर का कितना गुना करके मैं ये वेक्टर जोड़ दूं ताकि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. ये सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट लैम्डा. समझ आया? ओके, चलो तो जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा कर दो और लैम्डा की वैल्यू एक इक्वेशन बन के निकल जाएगी. बहुत ही सरल सा सवाल है ये. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द 3 वेक्टर्स. तीनों वेक्टर्स को पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे. हियर आर द गिवन वेक्टर्स. The three given vectors are the three given vectors are. सबसे पहले तो वेक्टर ए बी सी को इंट्रोड्यूस कर दें. थ्री गिवन वेक्टर्स आर, सो दिस इज वेक्टर ए कॉमा एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. ये इंट्रोडक्शन हो गया. अब आपको गिवन है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी करना है, तो पहले इसको करते हैं कि ये क्या बनता है. ओके, तो नाउ और उस वेक्टर को लेट से एक तीसरा वेक्टर मान लेते, चौथा वेक्टर मान लेते हैं डी, है ना, ताकि उसको बार बार फिर लिखना नहीं पड़ेगा, सिंगल लेटर से पर. नाउ वेक्टर डी इज वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. तो इधर ये वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी को निकालते हैं हम. ए वेक्टर क्या है, 2 आई कैप, 2 जे कैप एंड 3 के कैप, 3 के कैप. ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, जोड़ बाकी कर लें. आई कैप से आई कैप, सो देखो 2 और लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप, 2 और लैम्डा इंटू 2 2 लैम्डा, तो 2 प्लस प्लस तो लगा दो बीच में, 2 प्लस 2 लैम्डा इतने टाइम्स जे कैप और के कैप वाला कंपोनेंट देखो 3 और लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, तो प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप. तो ये फाइनली मेरा वेक्टर डी आ गया. ये फाइनली मेरा वेक्टर डी आ चुका है दिस वन. अब इस वेक्टर डी का, ये वेक्टर डी जो है उस वेक्टर सी, सीन रखा था ना उसका नाम हमने, नहीं हाँ ये वाला, ये वेक्टर, ये तो डी है ना, ये तो वेक्टर डी है और ये वेक्टर डी इस सी के साथ परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. ओके ना, समझ आया? सो नाउ इट इज गिवन दैट, it is given that what is given, vector c, vector c नहीं, ये क्या माना हमने, डी, डी वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये गिवन है. implies implies d डॉट सी विल बी इक्वल टू 0. अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होगा वो हमको क्वेश्चन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके ना. हाँ, अगर इसी को प्रूव करवाए कि आप प्रूव करो कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो फिर हमको प्रूव करना है. फिर इसको हमको इसका कंपोनेंट वो लिखनी है, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू
मतलब डी डॉट सी कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। वो प्रूफ नहीं तब करना है अगर ये करने के लिए है, अभी तो हमको क्या है डायरेक्ट लिखना है यहाँ से रिलेशन। ठीक है चलो जी, तो डी लिख दो, सी लिख दो, जीरो फिट कर दो, वहां से लैम्डा सोल्व जाएगा। क्या था डी, वो ऊपर वाला, ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। ये तो था डी, ये पूरा वेक्टर है डी, तो उसको एक ब्रैकेट लगाओ, ये तो गया डी डॉट। अब सी लिखो, सी ऑलरेडी गिवन है हमको बुक में, 3 आई कैप प्लस जे कैप, और के कैप इसमें है नहीं हाल फिलहाल, तो आई कैन पुट इट एज 0 के कैप। ठीक है ना, और एंड इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज इक्वेशन की तरह दिख रहा है, इक्वल इम्प्लाइज। चलो अब दो वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म हो गई, तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस के इंटू 0 हो जाएगा, जोड़ के 0 रख देंगे, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा ना। चलो करते हैं, 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, ये तो हो गया आई कैप वाला कंपोनेंट, प्लस नाउ लेट्स लुक एट द जे कैप वाला कंपोनेंट, तो जे कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय जे कैप है 1, ब्रैकेट क्लोज, एंड फाइनली वो तो वैसे 0 होगा अगला तो, बट फिर भी लिखना हमारी मजबूरी है, 3 प्लस के मल्टीप्लाइड बाय 0, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो ऊपर आ जाओ, इस स्पेस में कर देते हैं बाकी, implies implies 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 करो, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा, फिर आगे बढ़ो, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 लैम्डा, एंड देन प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 0, मैं प्लस 0 तो क्या लिखना, इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 8। ठीक है, मैच करो, हेंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू द रिक्वायर्ड value of lambda is 8 ones. मैच हो गया। ओके, एंड वी कैन प्रूव इट लाइक दिस कि लैम्डा की वैल्यू 8 है, तो इसका 8 गुना करूं, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी अगेन 16, फिर 8 ये 24, और फिर इसको ऐड करना है इसके साथ, 16 में से एक गया, इसमें +2 हुआ, इसमें +1 हुआ, ऐड देम अप, तो ये हो गया 16 माइनस 1 15, 16 और 2 18, एंड देन 25। अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 15 थी 45, 15 3 जा 45, देन 18 1 जा 18, और आया ही नहीं है, तो आया नहीं, कुछ ना कुछ गलती करी देखो, सॉरी, बी से मल्टीप्लाई करना था, है ना, ए से मल्टीप्लाई नहीं करना था, बी से करना था, तभी तो नहीं आया। चलो, तो ए को तो एज इट इज रखना है, बी से करना है, कितने टाइम्स, 8 गुना, तो -8 16 एंड 8, अब इसके साथ ऐड करो, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 गिव्स मी -6, then 2 plus 16 gives me 18, and then 3 plus 8 plus not multiply है ना, 3 plus 8 gives me 11, अब करो मल्टीप्लाई, तो -6 into 3 gives me -18, and 18 into 1 gives me +18, और बाकी तो 0 है ही, 0 इंटू, तो ये 0 बन गया, तो ऐसे प्रूव करके चेक कर सकते हैं ना। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी, शो दैट, अब कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 3 है ना, देखो क्या कह रहा है, शो दैट, इसको क्वेश्चन को पढ़ना सीखो,
बी वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई किया है, बी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, जैसे 3 से, 2 से, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट उस स्केलर को क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि वो स्केलर क्या है। वो स्केलर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, कोई स्केलर होगा। तो ऐसे लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर ए। ओके, कहने वाला वेक्टर ए वेक्टर बी है, दो वेक्टर्स हैं, है ना। तो इनका पहले पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तेरा भी मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तेरा भी मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ओके, अब तेरे मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई किया और तेरे मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर एड अप कर दिया। इस तरीके से ये एक अगेन वेक्टर ही बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी जो है, इस वेक्टर एक और फिर वेक्टर तैयार किया जिसमें क्या किया हमने, प्लस की जगह बस माइनस कॉन्जुगेट किया बस उसका, है ना। अब वो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करो, ऐसा हमेशा होगा। कोई भी वेक्टर ए और बी लो, कोई भी वेक्टर ए और बी लो, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों को एक दूसरे के मैग्नीट्यूड से गुणा करो और फिर उन रिजल्ट्स को एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। तो जो जोड़ के वेक्टर मिलेगा और जो घटा के वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा हमेशा होगा, चाहे से वेक्टर ए कुछ भी हो, चाहे से वेक्टर बी भी कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है ना। ओके, समझ आया। अब देखो, अगर प्रूफ के क्वेश्चंस में प्रूफ नहीं हो रहा हो तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी और कह देंगे देखो ये प्रूव हुआ ही नहीं, एक क्रॉस एग्जांपल ले लेंगे मतलब, ठीक है। लेकिन प्रूव करना है तो एग्जांपल नहीं चलेगा, तो फिर अब स्टेटमेंट चलेंगे। समझ आया। तो यहाँ तो प्रूव करना है कि ऐसा होता है, तो कोई एग्जांपल नहीं ले सकते कि सर वेक्टर ए ले लेते हैं कोई और वेक्टर बी ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एक में होगा तो गारंटी है सब में होगा, फिर दूसरा भी करो, दो में होगा तो भी गारंटी नहीं सब में होगा, तीसरा करो। तो दुनिया के सारे वेक्टर्स के साथ ऐसा होगा, तो वो सारे वेक्टर्स का एग्जांपल नहीं ले सकते, है ना। हाँ, टू नॉन जीरो होने चाहिए, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए और ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें। here it is given that here it is given that this vector quantity is perpendicular to this vector quantity। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज परपेंडिकुलर यानी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इस वेक्टर को लिख दो एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर। देखो सरल है काफी सवाल, बस लिखने में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं, है ना। इसके जो एक्सप्लेनेशन है या इसका जो नोटेशन है या इसको जो प्रेजेंटेशन कुछ भी कह लो, वो थोड़ा सा अजीब सा है, बस इतना सा है, बस धीरे धीरे ध्यान से करो तो सब कुछ सही है। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। सो इसको लिख दूं अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर ए, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो। यही तो करना है। अब जब अपन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, है ना, और वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म नहीं गिवन है, किसी की भी नहीं गिवन है, और बस वेक्टर्स का नोटेशन गिवन है, वेक्टर बी है, नाम गिवन है, नाम। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वही 1 to 1, और उसमें मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड गुणा होगा और वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी गुणा। जैसे मैंने कहा कि 3 टाइम्स वेक्टर ए गुना 4 टाइम्स वेक्टर बी करो, तो 3 4 जा 12 टाइम्स वेक्टर ए, मतलब गुणा का मतलब डॉट करो, है ना, डॉट प्रोडक्ट करो। तो ए डॉट बी ऐसे तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे ना, वेक्टर इंटू वेक्टर और स्केलर इंटू स्केलर। अब यहाँ पे जो ये डंडों के बीच में ये तो स्केलर्स हैं और जो डंडों के बीच में नहीं है वो वेक्टर्स हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड, जैसे कि इसका इससे करता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 3 into 3 9, 5 into 5, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब वेक्टर इंटू वेक्टर करो तो बी डॉट बी हो जाएगा वो, और बी डॉट बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा, लेकिन एक बार के लिए तो बी डॉट बी लिखो, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे। ये तो हो गई मेरी स्केलर क्वांटिटी एंड ये हो गई मेरी वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक बार हुआ, ऐसे 4 बार होगा, 1 2 3 4, 1 to 1 सबसे होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लस प्लस, अब अगले को पकड़ो, अगला है दिस इनटू दिस, सीक्वेंस में चलो, तो प्लस नहीं आएगा फिर माइनस आएगा, है ना, माइनस, क्योंकि अगला माइनस में, ठीक है। अगले वाले का भी वही करो, स्केलर से स्केलर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये तो हो गई इसकी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, बी डॉट ए होगी, बी
डॉट ए। हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं अभी, ताकि ये अलग अलग क्लासीफाई हो सके कि ये तो वेक्टर है, ये इसका स्केलर क्वांटिटी है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे चले, अब इसको इससे करने की बारी है, तो प्लस लगा दूं, ये लो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर क्वांटिटी बताओ, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। और इसमें भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। लास्ट दिस इंटू दिस करेंगे तो अगेन माइनस आएगा, और करो मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर इंटू स्केलर करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट ए लिख दूं, एंड इसको ब्रैकेट में लगा के, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है एज इट इज। अब बी डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी। अभी हम इसका रीजन भी डाल देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, देखो माइनस, इसको एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, और बी डॉट ए को एज इट इज लिख दो, मतलब ये वाली क्वांटिटी को मैंने छेड़छाड़ करी नहीं। अगले आ जाओ प्लस। अब देखो, 3 इंटू 2 करूँ या 2 इंटू 3 करूँ, रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी करूँ, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, उल्टा लिख सकता हूँ, उल्टा लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और तो और डॉट प्रोडक्ट भी तो कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक है। चलें आगे, और लास्ट क्वांटिटी देखते हैं क्या होगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इज इक्वल टू, अरे एक चीज बताऊं आपको, इसको प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको परपेंडिकुलर माना क्यों, कहने का मतलब है कि ये तो टू प्रूव था, ये स्टेटमेंट तो टू प्रूव में था, देखिए दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों माना, हमको तो निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट, और निकाल के वेरीफाई करना है कि भाई साहब ये तो 0 निकला। ओके, सो क्या किया हमने, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब ये तो है टू प्रूफ स्टेटमेंट, और फिर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट किया, देखते हैं क्या निकलता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वालिटी लगेगी, इंप्लाइज नहीं लगेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, और अब ये 0 निकलेगा, निकलेगा, बोलो। हम्म, तो अब आप देखो यहाँ पे, ये वाली क्वांटिटी एग्जैक्टली मैचेस विद दिस क्वांटिटी, प्लस में माइनस में कट गया, और ये वाली क्वांटिटी एग्जैक्टली मैचेस विद दिस क्वांटिटी। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी, और अंदर डॉट प्रोडक्ट में बी डॉट ए बी डॉट ए, सो ये इससे कैंसिल आउट होगा, माइनस प्लस, सो होलसम विल इक्वल टू बी 0, 0, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, हेयर, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, का डॉट प्रोडक्ट विथ अनदर अनदर वेक्टर लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 आया है, ठीक है ना। हेंस, हेंस, हेंस दिस वेक्टर इज perpendicular to this vector, this vector is perpendicular to this vector, ठीक है ना। और प्रूव्ड लिख दो नीचे, ये प्रूव करना था, ब्रैकेट भी लगा दो, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, हैंस प्रूव्ड। सो इस तरीके से प्रेजेंट करना आपको, ठीक है, ठीक है ना। इक्वल टू 0 नहीं लगाना, इक्वल टू 0 तो तब लगाते जब वो गिवन होता, हमको तो प्रूव करना है, हमको तो पता करना है कि ये 0 है या नहीं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो अगले दो तीन ऐसे ही हैं एनालिटिकल, जैसे कि 12th वाला पढ़ो, ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी भी 0 है, सो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बारे में आपकी क्या ख्याल है, क्या राय है, कैसा होगा ये वेक्टर, ठीक है, समझ आया। अगर ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो,
और ए का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, अगर इन दोनों बातों को सच साबित कर दिया जाए या सच मान लिया जाए, है ना, इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको वेक्टर बी पर अपनी राय देनी है। वेक्टर बी किस टाइप का वेक्टर होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सीखे अपन ने, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगी, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जो बातें गिवन है पहले वो लिख देते हैं। तो हियर इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, और दो ही बातें गिवन है। ऐसा क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट में भी आएगा, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, उसमें डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगा। ये दोनों बातें गिवन है, राइट। अब इससे कुछ निकालो, इससे कुछ निकालो, जैसे इससे मैं कुछ इंप्लाई करता हूँ, इंप्लाइज दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम टू सेम क्या होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अगर जीरो होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकला, यहां से क्या निकला, ये रिजल्ट। वहां से देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। ए डॉट बी को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, या ऐसे लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का की वैल्यू तो जीरो पुटअप कर ही नहीं है, करनी ही करनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू जीरो यहाँ पे पुटअप करूंगा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुटअप करूंगा, इम्प्लाइज जीरो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर बी कैसा भी हो, कैसा भी उसका मैग्नीट्यूड हो, ये क्वांटिटी तो हर हाल में वैसे ही जीरो आएगी। अगर ये जीरो वेक्टर हो तो भी जीरो आएगी, अगर ये जीरो वेक्टर ना हो तो भी जीरो आएगी। कुछ भी रहे तू, एंगल तेरे बीच में कुछ भी रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, तेरे बीच में परपेंडिकुलर का एंगल रहे, पैरेलल का एंगल रहे, 30 डिग्री का एंगल रहे, 60 डिग्री, भाई तुम दोनों तो कुछ भी हो जाओ, तुम तो जीरो बनने ही बनने हो, बनने ही बनने हो। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि हेयर, इतना लिख दिया हमने, हेयर LHS पार्ट, LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS, हर हाल में ही होना है ना, फॉर एनी इररेस्पेक्टिव, LHS इक्वल टू RHS होना है इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव ऑफ, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वेक्टर बी इज। वेक्टर बी कुछ भी हो, ये LHS RHS तो इक्वल होना ही है। सो हेंस वी कंक्लूड दैट, हमको वेक्टर बी के बारे में पूछा गया था, हेंस वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड दैट वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, कुछ भी ले लो, मर्जी हो जो ले लो, इज एनी, मैच करो आंसर, आंसर नहीं है इसका। अच्छा ये एनालिटिकल है इसलिए, we conclude that vector b is any vector, can be, it can be any vector, okay। अब जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो वापस अपन इसका भी रेफरेंस लेंगे, उधर क्या हुआ था। अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट का रेफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि वो जानते ही नहीं क्या होता है, बाकी उसमें एज इट इज यही का यही क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, शुरू करें, आगे की बात करें। चलो 13 देखो, क्वेश्चन 13, ABC यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, यानी ए का बी का सी का तीनों का मैग्नीट्यूड वन है। फाइन, आगे इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, मतलब इन तीनों वेक्टर्स, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से ए जाओ, तो आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहाँ आए थे। जीरो वेक्टर मतलब आप जिस इनिशियल पॉइंट पे शुरू हुए थे वापस उधर ही आ जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ये वेक्टर ए है, इस टर्मिनल पॉइंट से फिर वेक्टर बी गया, मैं गया, और फिर इससे जब मैं वापस आया, मैं वापस वहीं आके पहुंचा। तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और वेक्टर सी इधर की साइड आता हुआ वेक्टर, इधर की साइड पीछे की साइड आता हुआ वेक्टर, तब जाके तो आप जीरो वेक्टर पे पहुंचोगे, उसी जगह आके पहुंचोगे। इस तरीके का एक डायग्राम हम अज्यूम कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू बताओ। स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट स्केलर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, तीनों तीनों स्केलर्स का सम भी स्केलर, तो इसकी वैल्यू चाहिए आपको, समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, इसको भूल जाओ कि वेक्टर वेक्टर है,
है ना। एक सवाल देता हूं मैं आपको कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है और ए बी सी की कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू यूनिट वेक्टर है तो 1 दे रखी है, तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालो। पता है कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? अज्यूम करो, गैस करो कौन सी क्लास का क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है। ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी यहाँ पे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 1 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालो। कौन सी क्लास का सवाल है? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? नाइन्थ क्लास का सवाल है। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। आपके आपने नहीं किया ना, आपने नहीं किया, बट नाइन्थ क्लास का सवाल है। भाई नाइन्थ में जो हमसे पढ़ के गया हमने करवाया, इसको अभी भी करवाया, पॉलिनॉमियल चैप्टर का सवाल। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल के आएगा ना, तो उससे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो बस वो कनेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा, रियल नंबर्स में उससे सॉल्व होता था ना, तो अभी वेक्टर्स में भी उसी से सॉल्व होगा। फर्क ये है कि रियल नंबर्स में हम ऐसे लिख देते थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी हम ऐसे नहीं लिख सकते। अभी हम वेक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस, मतलब खुद का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? ठीक है, चलो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं पहले तो। here it is given that सबसे पहले तो हमको ये गिवन है कि वेक्टर ए, इसको कॉपी कर लेंगे, वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। कॉपी कर लिया? ठीक है ना। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ? यहाँ से ये इम्प्लाई हुआ कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1 यूनिट ईच। दूसरा गिवन पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर का क्या डेफिनेशन सीखी थी हमने? जीरो वेक्टर की क्या डेफिनेशन सीखी थी? बोलो, जीरो वेक्टर क्या होता है? कैसा वेक्टर होता है जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर, मैं डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक सिंगल वेक्टर है जो कि जीरो वेक्टर है। ए प्लस बी प्लस सी मान लो कोई डी टाइप, डी नाम का वेक्टर है। अब डी वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है? मतलब जीरो वेक्टर की आप तो डेफिनेशन बताओ। हम्म, वो तो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जीरो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डॉट, बिल्कुल डॉट, उनको बढ़े ही नहीं आगे, है ना। एनी डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो वेक्टर है तो ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट होगा। तो इम्प्लाइज यहां से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये भी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट है। उन तीनों का 1 1 1 यूनिट है, इसका 0 यूनिट है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स, एंड गिवन पॉइंट से दो हमने एनालिसिस करके दो पॉइंट्स नए बना लिए। राइट, हम चाहे तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, काम आएगी अभी आगे, और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ये भी काम आएगी, इसकी वैल्यू पुट अप करनी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है? होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कौन से वेक्टर का किससे करूँ? ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी से ही करूंगा, क्योंकि वहीं से वो क्वांटिटी निकल के आएगी जो मुझे चाहिए, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से वो एक्सप्रेशन बन के आता है। तो मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट उसी से कर रहा हूँ खुद से ही, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से ही कर रहा हूँ। तो आंसर में इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर। समझ आया? अब इस इक्वेशन को आप एक्सपेंड करते जाओ, आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया ना? चलो कैसे करेंगे हम इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे कर करके हम यानी नो फैक्टर्स प्रोडक्ट होके आएंगे। तो ए डॉट ए बोलते जाओ, ए
डॉट ए, फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सी डॉट सी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो गिवन है ना, तो जीरो का स्क्वायर यही होगा। अब ये जीरो का आपने इसकी वैल्यू जीरो क्यों लिखी, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, ये मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, डन। और आगे सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ए डॉट ए अगेन ये खुद का खुद से स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ऐसे बी भी मिलेगा, कहीं ए डॉट ए मिला है तो बी डॉट बी भी मिलेगा, उसको साथ में लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और कहीं ना कहीं सी डॉट सी भी पड़ा हुआ होगा, तो सी डॉट सी का यानी सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक तो? नो सर। अब देखो बाकी जो बचे हैं उनका क्या हाल है, तो ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी रहा होगा कहीं ना कहीं, ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी कहीं ना कहीं रहा होगा, कॉम्यूटेटिव होते ही यही है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होगा, टू टाइम्स ए डॉट बी, सिमिलरली ए डॉट सी है तो सी डॉट ए भी है, और बी डॉट सी है तो बी सी डॉट ए, तो टू टाइम्स बी डॉट सी सीक्वेंस में लिख देते हैं, एंड टू टाइम्स ए डॉट सी, राइट, इक्वल टू जीरो। अब इनका मैग्नीट्यूड वन 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 है फ्रॉम इक्वेशन वन, तो ये वन का स्क्वायर, ये भी वन का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर, और यहाँ पे टू कॉमन ले लो, तो क्या बचा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ये सी डॉट उसने कैसे लिखा है, सी डॉट ए लिखा है, तो आप भी सी डॉट ए लिख दो, जैसा एक्सप्रेशन उसको चाहिए वैसा का वैसा दे दो उसको, सी डॉट ए। वैसे भी कॉम्पिटेटिव होता है, डजेंट मैटर, प्रॉब्लम तो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगी जो कॉम्पिटेटिव नहीं होंगे, सी डॉट ए। ठीक है भाई, इक्वल टू जीरो। अब देखो वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर थ्री, थ्री को उधर भेजा, टू को भी उधर भेजा, तो थ्री तो उधर जाके माइनस थ्री हुआ, टू डिवाइड हो गया फाइनल आंसर, implies a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to माइनस थ्री ऑन टू आंसर। समझ आया, देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो हमारे कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे क्या समझे हम, जीरो वेक्टर है तो इससे क्या समझे हम, ये स्ट्रांग हो ना हमारे, तो कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दे हम कर लेंगे। पुराने क्लासेस की मैथमेटिकल नॉलेज बचपन वाली वो अच्छी होनी चाहिए, वैसा एक्सप्रेशन निकल के कैसे आता था याद होना चाहिए, कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से निकल के आता था, तो ये करना ही पड़ेगा तभी ये एक्सप्रेशन बन के आएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14th वन देखते हैं। इफ ईदर वेक्टर ए इज ए जीरो वेक्टर और वेक्टर बी इज ए जीरो वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई आंसर विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, बताओ। हम्म हम्म उसको नहीं करना, उसके कन्वर्स को करना है। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये कह रहा है कि अगर आप इसको या इसको दोनों में से कोई भी एक चीज को गिवन पॉइंट मान लो, तू गिवन पॉइंट बन जा या तू बन जा या दोनों बन जाओ, तो रिजल्ट में ये निकलना ही निकलना है। क्योंकि जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जिसका एक का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो जीरो इंटू जीरो वो जीरो बनना ही बनना है, चाहे से ये जीरो हो तो भी वो जीरो बनना है, चाहे से ये जीरो हो तो भी जीरो बनना है, दोनों जीरो हो तो भी बनना है। लेकिन कन्वर्स उल्टा नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है का मतलब ये हो गया कि अगर मैं तेरे को गिवन पॉइंट मान लूं कि भैया तू जीरो है, तू जीरो है, ए डॉट भी जीरो है, तो इससे कतई ये रिजल्ट नहीं निकलता कि ए और बी दोनों ही जीरो, या दोनों में से एक जीरो है। ये भी नॉन जीरो हो सकता है, ये भी नॉन जीरो हो सकता है, फिर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, कब, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कॉस रेशियो ये होता है।
अब ये जीरो तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये जीरो तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, और ये जीरो तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये जीरो दैट मीन्स ये जीरो वेक्टर, ये जीरो दैट मीन्स ये जीरो वेक्टर, और ये जीरो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल 90। तो तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो जीरो बनता है ना। तो वो कह रहा है कि जरूरी है कि इन दोनों को जीरो करूं मैं? नहीं, मत करना इसको, इसको भी जीरो मत कर, इसको भी जीरो, इसको कर दे, इसको जीरो मत कर, इसको जीरो मत कर, इसको कर दे, तो भी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो क्या होगी कि ए डॉट बी जीरो करने के लिए ए और बी दोनों को जीरो वेक्टर बनना जरूरी नहीं है, यानी उनके मैग्नीट्यूड को जीरो जीरो यूनिट करना जरूरी नहीं है। आप दोनों के बीच का, चाहे से इन दोनों को बहुत लंबा चौड़ा कर लो, इसको 10 फीट लंबा कर लो। जीरो वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मत करो आप उसको जीरो वेक्टर, इसको 10 फीट लंबा कर दो, इसको 50 फीट लंबा कर दो, बट दोनों के बीच का जब आप परपेंडिकुलर रख दो दोनों को, तो कोई परछाई बनेगी नहीं, कितना भी लंबा चौड़ा हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए? अब इसको एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। खुद ने भी कह दिया, और जो चीज ट्रू नहीं होती उसको हम आगे होके कन्वर्स, जो भी है जैसे कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, हमको ट्रू नहीं है ऐसा साबित करना है, तो हम वो ना कहता तो भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। ये एक तरीके से अप्रोच है किसी भी प्रूफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रू नहीं साबित हो रहा हो। ठीक है ना? अब कैसे करें? हमको ये प्रूव करना है कि ये तो गिवन है, और प्रूव ये करना है कि ए वेक्टर जीरो और बी वेक्टर जीरो नहीं है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा प्रूव करना है। ओके, सो कैसे करूंगा मैं इसको? गिवन पॉइंट्स तो डाल देता हूं कि ए डॉट बी, ए डॉट बी जीरो, और टू प्रूव डाल देता हूं। अब उल्टा आते हैं ना तो और बिकम्स एंड, याद रखना, उल्टे आएंगे तो और बिकम्स एंड। जब इधर से इधर जा रहे थे तो सोच रहे थे कि ये हो जाए या ये हो जाए, जब उल्टा आएंगे तो क्या सोचेंगे? ये भी हो और ये भी हो। ठीक है? तो टू प्रूव में हमको दोनों बातें प्रूव करनी होंगी कि वेक्टर ए टू बी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर है, एंड और बिकम्स एंड, और बिकम्स एंड, मतलब मुझे दोनों बातें साबित करनी होगी। ऐसा नहीं कि या तो ये कर दूं या तो ये कर दूं काम चलेगा, दोनों बातें साबित करनी होगी। एंड वेक्टर बी आप भी जीरो वेक्टर नहीं है। ये मेरा एक क्वेश्चन सेट हो गया कि ये तो गिवन है और ये प्रूव करना है मुझे, और मेरे को सहूलियत ये है कि मुझे एक एग्जांपल लेने की छूट दे रखी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के एग्जांपल ले लो। अब देखो कैसे लूंगा मैं, जो मन में आए वो वेक्टर ए ले लो। ठीक है? कैसे लेंगे? मतलब कंपोनेंट फॉर्म में लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप जो भी मन में आए। फिर बी वेक्टर भी जो भी मन में आए ले सकते हैं क्या? वो भी मन जो भी ए के हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ बताऊँ? ए के तीन कंपोनेंट्स आई जे के, बी के भी तीन कंपोनेंट्स आई जे के। ए के तो तीनों कंपोनेंट्स कुछ भी ले लो आई जे के, बी के आई जे के में से दो कंपोनेंट कुछ भी ले लो आई जे के, लेकिन आखिरी वाले को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो जो भी आपको मन में आ रहा है, टेक एनी वेक्टर, लेट वेक्टर ए बी, बोलो क्या रखें? हाँ, आप जैसे आपकी इच्छा, छोटा बड़ा जो भी आप कहो बोलो। आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है? एंड एंड वेक्टर बी भी, ये भी अज्यूम करना है। एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल में दोनों ही मानने पड़ेंगे ना। तो क्या कहा मैंने? आई और दो कंपोनेंट तो कुछ भी रख दो, जैसे आई कुछ भी बोलो, जे कुछ भी बोलो। अब के कैप को कुछ भी नहीं रख सकते, यही तो फाइनल है जो कि एडजस्ट करेगा। इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाना है। इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कब बनता है आप खुद सोचो। मैं इनके स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का समी तो करूंगा, तो टू वन जा टू, थ्री टू जा सिक्स, तो दो और छः आठ हो गए, माइनस आठ चाहिए। दो और छः आठ हो गए ना, माइनस आठ चाहिए। तो माइनस आठ को डिवाइडेड बाई टू करो, माइनस चार। तो माइनस फोर के कैप रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? समझ आया? -8 लास्ट वाला है सबसे ज्यादा, जो कि डिसाइड करेगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करने के लिए इसको क्या रखें। बाकी पांच एलिमेंट तो कुछ भी रख दो। आपकी इच्छा है शुरू से भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शुरू से क्यों करते हो? आखिरी को कर दो। ठीक है? तो 2 + 6 - 8 क्या बन गया? इक्वल टू जीरो। और ये क्या निकला है हमारा? ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी निकला है ना। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये निकल गया, मल्टीप्लाई किया जीरो। अब अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड किसी का भी जीरो नहीं करना है, तो एक ही तरीका है कि इनका एंगल 90 डिग्री करूं, और एंगल 90 डिग्री करने का मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करूं। एंगल 90 डिग्री करना मतलब परपेंडिकुलर करना, और परपेंडिकुलर करना मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो करना, ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में इसको जीरो करना। ठीक है, समझा है? अब देखो ए डॉट पी जीरो आ गया। तो अब एक काम करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाला है, यहां से इनका मैग्नीट्यूड भी निकालो, जो भी आपने निकाला है।
बस वो जीरो नहीं निकलना चाहिए, और जीरो तो नहीं निकलेगा आपने कंपोनेंट्स, इसीलिए हम जनरली रख ही नहीं पाते। हम, कोई भी वेक्टर सोचे तो हम नहीं उस ऐसा वेक्टर सोच पाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है ना। बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 6, 1 का स्क्वायर। अच्छा सॉल्व कर दिया आपने, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो 6 आएगा श्योर। √5 आएगा अगेन 3 यूनिट। ठीक है ओके। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, 13 और ये क्या है -4, तो 16 एंड ये कितना आया था 13, तो 29, √29 सही किया ना, गलत नहीं करना। तो देखो वेक्टर ए भी जीरो वेक्टर नहीं है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, जीरो कब होता है जब जीरो यूनिट मैग्नीट्यूड होता, तभी तो जीरो वेक्टर होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, हेयर हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो भी है चलो पहले एक बार लिख दो, जो है क्या है 3 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो भी है लिख दो √29, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों जीरो वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर, इंप्लाई हो गया कि वेक्टर ए टू जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। एंड वेक्टर बी भैया आप भी जीरो वेक्टर नहीं हो, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं निकला, नहीं निकला, यही प्रूव करना था। लेकिन बट इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो निकला, ठीक है। तो ये प्रूव करना था कि दोनों में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं आना चाहिए, पर डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, तो कोई भी वेक्टर जीरो नहीं आया लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ आया। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 करना है अभी। if the vectors a b if the vertices if the vertices a b c of a triangle are this find the angle abc। अच्छा जी, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, चलो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब भी ट्रायंगल कहा जाए तो ऑलवेज ड्रॉ एन स्केलिन ट्रायंगल। ए बी सी, ए बी सी, सो ए क्या है 1 2 3, बी क्या है -1 0 0, सी क्या है 0 1 2, ठीक है। ये वर्टिसेस होगा। अब आपको एंगल एबीसी निकालना है, कोऑर्डिनेट्स की मदद से ये एंगल निकालना है, थोड़ा स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज साउंड करता है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं है ना, तो वेक्टर्स की दुनिया में निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3D में, और हमको एंगल एबीसी निकालना है। इवन एंगल ए भी निकाल सकते हैं, इवन एंगल कैसे निकालेंगे, देखो हम ऐसे निकालेंगे, आपको एंगल बी निकालना है ना, तो इस बी को इनिशियल पॉइंट मान लो दो वेक्टर्स का, किस किस का, वेक्टर बी ए का और वेक्टर बी सी का, इनिशियल पॉइंट मानना पड़ेगा हमेशा, ठीक है ना। यू कैन नॉट अज्यूम इट टू बी टर्मिनल पॉइंट, ऐसे भी नहीं मान सकते कि इसको टर्मिनल मान लो उसको इनिशियल मान लो, गलत, इसको टर्मिनल मान लो उसको इनिशियल मान लो, गलत, दोनों को टर्मिनल मान लो, गलत, दोनों का इनिशियल पॉइंट मानना पड़ेगा। तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल ही तो एंगल बी है, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हमने डॉट प्रोडक्ट की मदद से सीख लिया है। हिंट भी आपको गिवन है, एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी, एंगल एबीसी चाहिए आपको, तो बी ए और बी सी के वेक्टर के बीच का एंगल आप निकालें, बी को टर्मिनल पॉइंट माने, बी को आप दोनों का टर्मिनल पॉइंट माने। मान लो सी कहता तो सी बी एंड सी ए ना, सी बी एंड सी ए, सी को इनिशियल मानना है, एंड एंगल ए कहता निकालने के लिए तो ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी, ठीक है। क्लियर है ये सारी बातें। हमेशा इनिशियल पॉइंट मानना है कुल मिला के जिसके बीच का एंगल हो, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी डिफाइंड है जब वो इनिशियल पॉइंट हो, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं है। मान लो कि ये टर्मिनल पॉइंट है तो अब ये एंगल नहीं निकल सकता, इसके बीच का एंगल डिफाइन ही नहीं है, आपको पैरेलली डिस्प्लेस करके कुछ ऐसा एंगल बनाना, ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ लगाओ और फिर ये एंगल निकालो, ये माना जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है ना। मान लो कि स्पेस में ये एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, किसी ने कहा कि दोनों के बीच का एंगल बताओ,
तो आपके इसके इनिशियल पॉइंट को ही पैरेलली डिस्प्लेस करके कोलाइड कराना पड़ेगा। अब ये एंगल जो होगा यही इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। सारी बातें क्लियर है? ठीक है। तो अब वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी चाहिए। तो हेयर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन है। पहले वर्टिसेस लिख देते हैं। द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन एज ए 1 2 3, बी -1 0 0 एंड सी 0.2। ये तो हो गया गिवन। अब आपको बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर फाइंड करना है। तो नाउ, और बी ए वैक्टर बी सी वैक्टर कैसे निकालेंगे? स्पेस में अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनसे बनने वाला वैक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वैक्टर ज्वाइनिंग, जैसे इक्वेशन आया ना, कॉन्सेप्ट याद में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा भी है। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए दो वेक्टर्स निकालो। यहाँ से वेक्टर बी ए निकाल लो एंड वेक्टर बी सी निकाल दो, क्योंकि बी ए पर एंगल पूछा गया। ठीक है, तो वेक्टर बी ए कैसे निकालेंगे? एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी ए में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस। तो 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 टाइम्स आई कैप। आगे बोलो 2 माइनस 0 टाइम्स जे कैप। आगे बोलो 3 माइनस 0 टाइम्स के कैप। तो सॉल्व कर लो इसको। तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। ओके, अब सी माइनस बी करो जरा। सो इट्स लाइक सी 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 टाइम्स आई कैप, देन 1 माइनस 0 टाइम्स जे कैप, एंड देन आखिरी में 2 माइनस 0 टाइम्स के कैप। करो 0 माइनस माइनस 1 सिंगल आई कैप हो गया, तो एंड देन फिर सिंगल जे कैप ही रह गया प्लस का 2 के कैप। ओके फाइन। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ही एंगल बी है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी निकालना हो तो cos थीटा इक्वल टू निकालते थे ना अपन, एक फॉर्मूला सीख लिया अपने यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो नाउ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी ए एंड वेक्टर बी सी इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। इज गिवन बाय अ फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इक्वल टू क्या? अब वो ए सिंगल लेटर्स में तो है नहीं, डबल लेटर्स में ही है। वेक्टर बी ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी सी डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट बी ए बी सी। और अगर आपको ये यहाँ पे यूज करने में हेक्टिक लग रहा है तो आप पहले अलग से मैग्नीट्यूड्स वगैरह निकालो, नहीं तो ऑन द गो भी निकाल सकते हो अगर फ्लो बना हुआ है तो बी ए आप लिख लेना, पहले यहाँ पे बी ए लिख देना, फिर बी सी लिख देना, फिर वो सब कर लेना। अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। बी ए डॉट बी सी, तो 2 × 1 2 × 1, आगे बोलो प्लस अगेन 2 × 1 प्लस आगे बोलो 3 × 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड करो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 × 1 = 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 9 8 17 रूट 17। इसको बोलो 1 + 1 2 और 4 6 रूट 6। ठीक है ना? और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो 10 17 6 से क्या होता है 102, रूट 102 सॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो cos थीटा की वैल्यू है। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/√102। यही इन दोनों के बीच का एंगल है। मैच हो गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख देना, क्योंकि ये तो अपन ने थीटा बीटा पता नहीं क्या मान लिया था। फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? हेंस एंगल एबीसी, उसने क्या कहा था? फाइंड एंगल एबीसी, फाइंड एंगल एबीसी, हेंस एंगल एबीसी इक्वल टू जो भी आए, हेंस एंगल एबीसी दैट इज थीटा इक्वल टू जो भी आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्लियर है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था, ये नोट्स में डिस्कस नहीं हुआ।
कि हमको कभी किसी ट्राइंगल का एंगल निकालना है, अगर वर्टिसेस गिवन है तो ऐसे वेक्टर्स की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सी निकालना होता तो क्या करते, वेक्टर सी बी बना लेते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से, और वेक्टर सी ए बना लेते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से, और फिर वही कॉस थीटा की मदद से निकाल लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो भी यही करते हैं। ये हिंट इसलिए दे रखा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, आप बाकी में हिंट क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि बाकी सब कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया उन्होंने एक्सरसाइज से पहले। लेकिन देखो डॉट प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स भी बताए थे, जैसे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि आप एंगल निकाल सकते हो दो वेक्टर्स के, तो ये भी एक रिजल्ट ही हो गया डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट की देन हो गई, डॉट प्रोडक्ट की मदद से ही काम किया जा सकता है। तो ये चीज हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं किया उन्होंने, जो चीज उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज मानी किया, इधर हिंट दे दिया। बट अब तो हमारे लिए तो सब कॉन्सेप्चुलाइज हो गया। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इन योर नोट्स, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो फिर हमको एग्जाम में कोई हिंट नहीं मिलने वाला। ठीक है। हाँ, अगर ये एंगल क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी निकल सकता है, जो भी हम आगे देखेंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालें या क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से निकालें। अभी तो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल गए हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ही हमारा एक अंतिम ऑप्शन। 16th इज शो दैट दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हम पहले भी प्रूव करके आए, बट अभी एक्सरसाइज चल रही है डॉट प्रोडक्ट की, तो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से उसको प्रूव करने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की मदद से, तीन वेक्टर्स जो हैं, 3 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है ना, और हमको डॉट प्रोडक्ट की मदद से इसको प्रूव करना है, तो हम उनका एंगल निकाल लें बीच में। और अगर हम एंगल निकाल लें, एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री आ जाए, या तो 0 डिग्री आ जाए तो भी वो एक ही लाइन में आएंगे, जैसे मान लो ये ए बी, चलो फिर हम बनाते हैं। और अगर 180 डिग्री आ जाए तो दूसरी साइड बनेगा, तो भी वो एक ही लाइन में आएंगे। हालांकि इस तरीके से करना थोड़ा मुश्किल है ना, बट हम ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। बाकी जो पहला तरीका था, पहली दूसरी एक्सरसाइज में जो हमने तरीका सीखा है कोलिनियरिटी का, वो ज्यादा आसान है। वो क्या था, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी, तीनों निकाल लो, है ना। और फिर क्या, तीनों वेक्टर्स जो हैं एक एक दूसरे के कोलिनियर होने चाहिए। कैसे कि ए बी लेमडा टाइम्स बी सी होना चाहिए, या बी सी लेमडा टाइम्स ए सी होना चाहिए, ए सी लेमडा टाइम्स तीसरा होना चाहिए। या फिर उससे भी आसान, सबसे आसान तरीका है आप इनका मैग्नीट्यूड निकालो, और किसी भी दो का मैग्नीट्यूड तीसरे मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, वो सबसे आसान तरीका है। तो 3 तरीके हो गए इसके। अभी अपन इसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से कोशिश करते हैं ना। सो लेट्स से कि ये ए बी सी कोलिनियर है, एक लाइन पे आते हैं, मतलब 3 पॉइंट से ही, ए यहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब ये कोलिनियर कब होंगे, पहले तो हम इनके वेक्टर्स बनाते हैं। ये कोलिनियर कब होंगे, लेट से बी सेंटर पे आ रहा है, तो मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ। ये एंगल या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ए यहाँ है, थोड़ा पता है ए यहाँ पे भी हो सकता है ना, ए यहाँ पे भी हो सकता है, तो फिर ए बी और ए सी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप एंगल निकालो। तो अगर आपको ये एंगल निकालना है, तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर ये एंगल निकालना है तो वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी, इसको इनिशियल पॉइंट मानना है, राइट। निकालना शुरू करें। सो हेयर द 3 गिवन पॉइंट्स आर, पहले तो पॉइंट्स बता देंगे हम, फिर एक इसका डायग्राम भी बना देंगे, रफ डायग्राम ये जो बनाया हमने, 3 गिवन पॉइंट्स आर। ठीक है, ये बता देंगे पहले हम, उसके बाद फिर डायग्राम बता देंगे। ठीक है। नाउ वेक्टर बी ए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, जैसा भी किया हमने, वेक्टर बी ए निकाल लेता हूँ। वो आपकी मर्जी है, आप ए पे एंगल निकाल रहे हो, बी पे या सी पे, है ना, बी पे निकाल रहे हो। ठीक है, तो फिर बी वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी निकालते हैं। तो ए माइनस बी एंड सी माइनस बी, तो ए माइनस बी करूंगा तो 1 - 2, यानी माइनस आई कैप, 2 - 6 -4 j कैप, एंड 7 - 3 इज प्लस का 4 k कैप। आगे बढ़ो, इधर आओ, अब क्या चाहिए, सी माइनस बी, 3 - 2 सिंगल आई कैप, 10 - 6 प्लस का 4 j कैप, एंड देन -1 - 3 माइनस का 4 k कैप। डन। ओके, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं यूजिंग कॉस थीटा ना। नाउ एंगल बिटवीन, उसको कॉस थीटा मान लेंगे, मतलब थीटा मान लेंगे, एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी is given by cos theta equal to vector ba dot into नहीं we are at the
वेक्टर चैप्टर है ना, तो हम या तो कहेंगे डॉट या कहेंगे क्रॉस, इनटू नहीं। इनटू किस में होता है? रियल नंबर्स में। अब यहाँ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इनटू, इसको कह सकते हैं हम इनटू, लेकिन इनटू का साइन नहीं बनाएंगे क्योंकि वेक्टर्स की दुनिया में वो क्रॉस का साइन है, तो फिर है ना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बस छोड़ देंगे एज इट इज। वेक्टर बी ए इंटू वैक्टर बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। बी ए डॉट बी सी करो, जरा डॉट प्रोडक्ट करो इनका, तो -1 इंटू -1, -1 इंटू 1 -1, प्लस -16, प्लस अगेन -16, तो ये तो जीरो हुआ ही नहीं। चलो नीचे देखते हैं एक बार फिर से देखो, -1 इंटू 1 -1, देन -4 इंटू 4 -16, 4 इंटू -4 -6। चलो देखते हैं नीचे। आओ वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो 1 स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, एंड देन फिर 4 का स्क्वायर। और इधर आओ, अगेन 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। फाइन। इधर क्या बनाइए, -33, और इधर क्या बनेगा, 16 16 32 √33। हो गया ना काम, √33, सो इट इज इक्वल टू -33/33, दैट कम्स आउट टू बी -1। तो या तो आपका आना चाहिए था cos थीटा, अगर -1 है दैट मीन्स एंगल 180 डिग्री है, और अगर +1 आता तो 0 डिग्री है। तो यानी cos थीटा का 1 या -1 आना जरूरी है ना, अगर हमको इन तीनों को कोलिनियर करना है। तो आ गया, ठीक है। तो हेयर हेयर cos थीटा इक्वल टू -1 इम्प्लाइज, अब ये थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1, और cos इनवर्स -1 कैसे सॉल्व करते हैं वो उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो पाई या 180 डिग्री, पाई और 180 डिग्री। ठीक है। अब इसके आगे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, हेयर हेयर एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी इज 180 डिग्री। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज दैट कि वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी आर कोलिनियर, वह ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, और अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है तो पॉइंट्स ए बी सी भी कोलिनियर होंगे, इम्प्लाइज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से इस तरीके से हम कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा रास्ता है पर कर तो सकते ही हैं, शो करना था तो हैंस प्रूव। ठीक है। इसके अलावा दूसरा रास्ता, वेक्टर बी ए निकाल लिया, वेक्टर बी सी मतलब कैसे भी निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, जैसे भी बी ए बी सी निकालिए। चलो ए सी निकालो एक बार, ए सी कैसे निकलेगा, C - A करो, 3 - 1 यानी कि 2i कैप, 10 - 2 यानी 8j कैप, आगे बोलो -1 -7 यानी -8 के। अब देखो आप यहाँ पे ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से कोलिनियर है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं? देखो इसका -1 टाइम्स ये है वेक्टर बी ए, देखो यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर बी ए जो है वेक्टर बी सी का -1 टाइम्स है, चेक कर लो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ सकता है। और वेक्टर ए सी जो है वो इसका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। वेक्टर ए सी जो है वेक्टर बी सी का 2 टाइम्स है, साफ साफ देखो है ना। और किस किस का कनेक्शन हो गया, बी ए बी सी का हो गया, ए सी बी सी का हो गया, ए सी और बी ए का कनेक्शन देखो, तो ये इसका -2 टाइम्स है, तो वेक्टर ए सी जो है इसका -2 टाइम्स है। तो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स लिखा जाए, ये लेमडा ही तो है -1 2, अगर लेमडा टाइम्स लिखा जा सकता है तो वो तीनों कोलिनियर होते हैं। तो ये तीनों कोलिनियर हो गए, और तीनों कोलिनियर हो गए तो ये 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए। ये दूसरा तरीका है, और सबसे आसान तरीका है यूजिंग मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, निकाल ही दो, 1 का स्क्वायर, किसका निकाल, इन दोनों का निकाल दिया, इसका भी निकालो, 4 64 यानी कि 128 और 4 128 132 का रूट करोगे ना तो 4 × 33 होता है, तो 2√33। तो इसका मैग्नीट्यूड √33, इसका मैग्नीट्यूड √33, इन दोनों का जोड़ 2√30, तो दो का सम अगर तीसरे के बराबर हो तो भी वो पॉइंट्स कोलिनियर। सो दोनों तीनों मेथड डिस्कस हो गए। अभी डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज थी तो मैंने उसको उससे सॉल्व करवा दिया आपको। ओके चलिए, अब कौन सा करना है आपको, 17 है, शो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? तो प्रैक्टिकली दिस लास्ट क्वेश्चन, फिर 18 तो वैसे भी एमसीक्यू है। इसका मतलब समझ आया क्वेश्चन का? ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी कि कोने,
बनाते हैं या फॉर्म करते हैं। वेक्टर्स, वेक्टर्स कोने कैसे बनाएंगे, सोचने वाली बात है। वेक्टर्स तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है, तो वो कोने कैसे फॉर्म कर सकते हैं ना। देखो अगर यहाँ पे ये साइड्स कहता तो क्वेश्चन थोड़ा सरल लगता, होगा तो अभी भी, बट साइड्स कहता है ना तो क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। फिर हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक वेक्टर को ये वाली साइड का वेक्टर मान लेते हैं, किसी भी एक को ये वाली साइड का वेक्टर मान लेते हैं, और किसी भी तीसरे को ये वाली का वेक्टर मान लेते हैं। इतना करने के बाद तो फिर पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लेते हैं, कई सारे तरीके होते हैं ना। लेकिन अभी साइड्स नहीं कह रहा है, वर्टिसेस, यानी कि कोई भी एक वेक्टर ये वर्टेक्स बनाता है, कोई भी दूसरा वेक्टर ये वर्टेक्स बनाता है, कोना बनाता है, साइड नहीं बनाता, और कोई भी ये तीसरा। अब ये बनाएगा कैसे, ये ऐसे बनाएगा कि हम इन वेक्टर्स को 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मान लेंगे। ओरिजिन से ये वेक्टर ये है, ओरिजिन से ये वेक्टर ये है, ओरिजिन से वेक्टर, ठीक है ना। देखो निकल तो वैसे भी रहा है, अभी भी अगर इसको साइड्स भी मान ले तो भी निकल रहा है, लेकिन उसने जो कहा है वो काम करना है, समझ आया। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एक्स, और राइट एंगल ट्राइंगल के बाद फिर एक ओरिजिन ऐसी जगह मान लो कहीं पर भी जहां से तीनों के पोजीशन वेक्टर्स बन सकें। यहाँ मान लो, यहाँ से ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। बन गया, फिगर रेडी हो गया। अब किसी को भी कोई भी मान लो, हाल फिलहाल तो क्योंकि मुझे अभी तो पता है ही नहीं, तो आप, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, मैंने कहा था ऐसा फिगर पहले रफली बना लेना फिर फेयर करना है ना। तो अभी अपन रफली बना रहे हैं, दिस इज ओ, ए, बी एंड सी। तो वेक्टर ओ को स्मॉल वेक्टर ए मान लेते हैं, जो कि जो भी गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ओ बी को हम स्मॉल लेटर वेक्टर बी मान लेते हैं, सेकंड नंबर वाला लिख देते हैं इसमें i कैप -3 जे कैप -5 के कैप, ठीक है ना। एंड वेक्टर ओ सी को स्मॉल लेटर सी वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप -4 जे कैप, हो गया। अच्छा अब ये नेसेसरीली ए यहाँ बी यहाँ सी ऐसे ये पता नहीं मुझे, सी यहाँ बी यहाँ ए कहीं कहीं भी हो सकता है, वेक्टर उठ के यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ए बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल के कोने, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ए सी और बी भी राइट एंगल ट्राइंगल के कोने, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ बी और सी भी राइट एंगल ट्राइंगल के कोने। अब कौन सा कोना कहाँ है हमको क्या पता, मतलब एक्जैक्टली 90 डिग्री कौन से कोने पे बन रहा है ये मुझे नहीं पता, तो एक बार के लिए तो मैं जूम कर लिया है ना। अब क्या करूंगा, पोजीशन वेक्टर से पहले वेक्टर ए बी निकालूंगा, वेक्टर बी सी निकालूंगा, वेक्टर ए सी निकालूंगा, दोनों में तीनों में से किसी का भी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की मदद से करना है ना। आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो नो डाउट, उससे किया भी है हमने पहले, लेकिन अभी डॉट प्रोडक्ट की मदद से करना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो आप ए बी बी सी ए सी तीनों वेक्टर्स निकाल लो, तीनों में से किसी का भी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है कॉम्बिनेशन में, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन है, 90 डिग्री रिलेशन यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समझ गए। हम स्टार्ट करते हैं, हेयर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 3 पॉइंट्स, इस तरीके से ना, हेयर द, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ 3 वर्टिसेस लिख दो, ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऑफ अ ट्राइंगल ही लिख देंगे, आर गिवन एस, आर गिवन एस। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए, 2 लेटर में, और उसके बाद फिर जो भी है 2i कैप -j कैप +k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, और वो जो भी है i कैप -3 j कैप -5 k कैप। वेक्टर सी एंड वो जो भी है वेक्टर ओ सी, और वो क्या है 3i कैप -4 j कैप -4 k कैप। फाइन। अब मैंने क्या कहा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हम वेक्टर ए बी बी सी और ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वी हैव, पहले वेक्टर ए बी निकाल लो, और फिर वेक्टर बी सी निकाल लो, एंड देन वेक्टर ए सी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, और फिर एंगल तो निकालना हमारे दायत का खेल है, ठीक है। ए बी निकालता हूँ तो बी -a करूंगा, बी माइनस यानी 1 - 2 यानी -i कैप
-3 -1 यानी -2 j कैप, देन -5 -1 -6 j कैप। बी सी यानी सी माइनस बी करो तो 3 -1 2 i कैप, माइनस सी माइनस बी करना है ना, -4 -j कैप, देन -4 -5 यानी प्लस k कैप, -4 -5 यानी +5 हो जाएगा। और फिर सी माइनस ए करो 3 -2 सिंगल i कैप, फिर -4 -1 यानी -3 j कैप, और फिर -4 -1 यानी -5 k कैप। हो गया ये काम। अब आप देखो किसी का भी किसी से डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है क्या, ए बी का बीसी से, बीसी का एसी से, या ए बी का एसी से, वो एनालाइज आपको करना है। तो देखो हो रहा है क्या, देखो ये करके देखा तो मैंने 2 × -1 -2 +2, ये तो नहीं हुआ, इसका ऐसे करो 2 +3 5 -5 हो गया ना। और इसका ऐसे भी करके देखो, क्योंकि एक का ही होना चाहिए, क्योंकि एक एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री होता है। अगर दो का हो गया ना तो दैट मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहे, फिर कुछ और ही आकृति बना रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि स्पेस में कुछ भी बना ले, ट्राइंगल ही ना बना रहे हो। जैसे एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, सम इमेजिन करो, एक ऐसे है ना, एक ऐसे है 90 डिग्री, और एक फिर ऐसे है, तो ऐसे 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 है ना। तो अब कोई ट्राइंगल तो बना नहीं, लेकिन तीनों के बीच में 90, दो एंगल 90 डिग्री हो गए ना। तो हमको मेक श्योर करना है कि एक ही बनना चाहिए, तो उसका भी चेक करो, -1 +6 7 एंड +30 ये भी नहीं तो केवल वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी ही यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो बना रहे हैं। तो मैं उसी को लिखूंगा, हेयर वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर ए सी निकालते हैं हम। तो 2 × 1 2 पहले लिख देना वेक्टर बी सी क्या है डॉट, फिर वेक्टर ए सी क्या है ना, कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे उसको। -1 × -3 +1 × -5 एंड इट इज इक्वल टू 2 +3 -5 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा, बी सी डॉट ए सी अगर 0 है इम्प्लाइज बी सी और ए सी परपेंडिकुलर है, इम्प्लाइज वेक्टर बी सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए सी। ठीक है ना। अब वेक्टर बी सी यानी सी पे बन रहा है, एक्चुअली ये सी है यहाँ पे है ना, ये सी है। अब मैं सी चेंज करूंगा तो वेक्टर भी चेंज होगा, तो इसलिए पहले रफ करो फिर वापस फेयर कर देना आप, है ना। अब आप आपके नोट्स में फेयर फिगर बनाना, सी इधर बनाना और बी उधर, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो बस, है ना। सी को इधर बनाओ, बी को इधर बनाओ, तो ये वेक्टर उठ के नीचे आएगा और ये वेक्टर उठ के ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं क्या लिख दूंगा, बी सी डॉट ए सी, हैंस हैंस A, B, C, A, B and C form the vertices of the right angle triangle. Form the vertices of a right angle triangle. Of a right triangle proved. एक तरीका ये, इस एक्सरसाइज के हिसाब से तो ये तरीका सूटेबल है। बाकी सबसे आसान तरीका है इनके मैग्नीट्यूड्स निकालो और पाइथागोरस लगाओ, मस्त रहो। सबसे आसान तरीका, उस आसान कोई तरीका नहीं, निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये किया है हमने कई बार काम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। एंड एग्जाम में अगर आता है तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई दिस मेथड, यू कैन यूज दिस मेथड। उसने थोड़ा कहा यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, अभी तक तो नहीं कहा, कह दे तो फिर पता नहीं है। अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं कहा कि यूजिंग डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूव करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो ए बी का क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 +4 +36 का रूट, इधर आ जाओ, इसका क्या होगा 4 +1 +1, और इसका क्या होगा 1 +9 +25। चलो तीनों को सोल्व करो, तो 36 और 4 40, √41, √6 36। तो इसका स्क्वायर 36 क्यों, 35 आना चाहिए, 35 ही तो होगा, चेक करो। 9 और 1 10, 10 और 25, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है, 35 + 6 41 होता है। ठीक है ना। तो ए बी हाइपोटेनस होगी, ए बी हाइपोटेनस होगी, उससे भी सी पे 90 डिग्री बनेगा सामने, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। ठीक है, बट ये मेथड अभी हम इस एक्सरसाइज में यूज नहीं करेंगे, यही मतलब मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट प्रोबेबली वो तो होना चाहिए 2 ही मिनट का, देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, अच्छा वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसको उसको हमने ए कह दिया। जैसे कि वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होगा। पहली बात तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर ए नॉन जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा। और उसके मैग्नीट्यूड को ए नाम से पुकार लिया, यानी ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। डन, यहाँ तक क्लियर। लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है, यानी कि लैम्डा भी टू भी नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, आगे बोलो। तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए यूनिट वेक्टर होगा, कब होगा, जब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लैम्डा इंटू वेक्टर ए, ये भी एक यूनिट नहीं, ये एक यूनिट वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है,
तो मैग्नीट्यूड तो इसका करेंगे ना। और अगर ये 1 होगा तो जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो लैम्डा पे मॉडुलस लगेगा। कारण ये क्योंकि ये तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, ये मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा भाई, ये मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, लेकिन लैम्डा तो कोई भी नॉन जीरो स्केलर है तो ये तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इसको 1 बनाना है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव 1 कैसे बनेगा? तो यानी इसका मॉडुलस करना पड़ेगा। समझ आया? मैं इसको स्प्लिट करने का तरीका सुनो, ये अगर 1 नहीं होता, मतलब ये कुछ भी होता, तब तो लैम्डा का लैम्डा ही लिख देता, है ना। लेकिन अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इधर भी पॉजिटिव क्वांटिटी बनना जरूरी है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो पॉजिटिव रहता ही है हमेशा, रूट का स्क्वायर का सम का रूट करते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव हो सकता है नॉन जीरो, तो इसको हम मॉडुलस लगाएंगे। यहाँ पे इन डंडों का मतलब मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे इन डंडों का मतलब मॉडुलस है। इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? ए, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ए इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो लैम्डा नहीं ए की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस लैम्डा, ये मॉडुलस है यहाँ पे ना। ऑप्शन नंबर डी। डन, खत्म। सो डॉट प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। वेक्टर प्रोडक्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रहेगा, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो वही सब अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। और अब की बार काम ज्यादा रहेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे थे, लेकिन जब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करना है कि अच्छा उधर ऐसा होता था, अब ऐसा है। भाई दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा जीरो होगा, वो कुछ और होगा। फिर वहां पे क्या होता था, 180 डिग्री पे -1 होता था, इधर 180 डिग्री पे हो सकता है जीरो हो जाए। तो कंपैरिजन करते हुए चलना पड़ेगा दोनों का। तो अब काम ज्यादा रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।